वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपसे ओपन चैनल में होने वाले सारे प्रकार के फ्लोस को डिस्कस कर लिया था। अब फाइनली मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि जो ओपन चैनल में फ्लो होगा इट विल बी आइदर यूनिफॉर्म और इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि स्टेडी और टर्बुलेंट तो वो हमेशा के लिए हो चुका था, ऐसा मैंने मान लिया है। हाँ, यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। तो हम एक एक करके इन फ्लो की डिटेल्ड स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल्स की, और उसके बाद बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल्स की। मतलब अब हम जिस रास्ते से आ रहे थे वहां से हमारे रास्ते दो पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। जो रास्ता हमने अभी तक तय किया है उसमें हमने ओपन चैनल क्या होता है इसको समझा, ओपन चैनल कितने प्रकार के होते हैं उसको समझा, ओपन चैनल में कितने प्रकार के फ्लो हो सकते हैं इसकी स्टडी करी। तो इस यहां तक आने के बाद मुझे एक बात क्लियर हो गई है कि ओपन चैनल में होने वाला फ्लो या तो यूनिफॉर्म होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के साथ क्रिटिकल है, सुपर क्रिटिकल है कि सब क्रिटिकल है, वो कैलकुलेट करते रहेंगे अपन आराम से। वो बहुत बात की बातें हैं और बहुत छोटी बात है वो। हमको तो सिर्फ ये हो गया कि हमारा मेन कैटेगराइजेशन हमको पता चल गया कि द फ्लो इन द ओपन चैनल विल आइदर बी यूनिफॉर्म और इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म, दैट्स इट। क्योंकि स्टेडी और टर्बुलेंट वो हमेशा के लिए हो चुका है। खैर, ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन अभी तक हम ये बार बार फ्लो 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 की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी फ्लो हो रहा है। ये फ्लो हो क्यों रहा है? व्हाट इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो? चाहे वो यूनिफॉर्म रहा हो, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म रहा हो, कोई सा भी फ्लो रहा हो, लेकिन भैया ये फ्लो हो क्यों रहा है? पाइप में तो मुझे पता था, पाइप के अंदर में होने वाला फ्लो होता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो पाइप के अंदर में फ्लो होगा। ओपन चैनल में फ्लो क्यों हो रहा है? तो यहां पर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो समझने से पहले हम एक बात को जरा गौर से समझने की कोशिश करें कि रीजन फॉर फ्लो इन ओपन चैनल, ओपन चैनल में फ्लो हो क्यों रहा है? जैसे भैया पाइप के अंदर में होने वाला फ्लो तो मुझे पता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। पाइप का एनालिसिस करते समय आपने ये सारी बातें देखी होंगी। ओपन चैनल में भी क्या प्रेशर डिफरेंस के कारण फ्लो हो रहा है या कुछ और कारण है? जरा देखते हैं। अब एक बात समझिएगा जरा, ओपन चैनल में फोर्स फ्लो कराने के लिए मैंने अपनी तरफ से कोई ताकत नहीं लगाई है। पाइप के लिए मैंने कुछ अपने तामझाम इंतजाम करके रखे हुए थे। पाइप के अंदर में से अगर मुझे फ्लो कराना है तो मैंने प्रेशर के साथ पानी को छोड़ा था पाइप के अंदर में, और वो फ्लो होता गया। मोटर लगाई, पंप लगाया, ये सब किया था मैंने वहां पर। ओपन चैनल में नहर के पास, मतलब कोई सी नहर है, सपोज करिए, एग्जांपल ले रहा हूं, या चलो छोड़ो नदी ही है, भले नदी की स्टडी मैं नहीं करने वाला हूं बिकॉज इट इज अ नेचुरल ओपन चैनल, लेकिन है तो वो ओपन चैनल ही ना। उस नदी में फ्लो क्या आप करवा रहे हो या मैं करवा रहा हूं? क्या हमने कोई मोटर फिट कर रखी है वहां पर जिसके कारण फ्लो हो रहा है? नहीं ना। ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण उस ओपन चैनल में फ्लो हो रहा है? बिकॉज मैंने मेरी तरफ से तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है उस फ्लो के लिए। पाइप में करता हूं मैं, पाइप में फ्लो कराने के लिए तो मुझे एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स लगाना पड़ेगा। ओपन चैनल में मैं तो नहीं लगा रहा फोर्स, ना आपने लगाया। रात में जाके कोई नदी में फोर्स भी नहीं लगा के आता कि सुबह तक बहती रहेगी वो। ये तो नेचुरल फ्लो हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? इसका रीजन क्या है? जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा जरा इस बात को कि व्हाट इज द रीजन फॉर द फ्लो इन ओपन चैनल। चलिए, इसके लिए थोड़ा सा हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जाते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने इस टाइप के कई सवाल पढ़ रखे हैं। सपोज करिए ये मेरा एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का। ध्यान से सुनेंगे एक एक बात। ये एक एम मास का ब्लॉक है विच इज केप्ट ऑन दी हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब
अगर इस ब्लॉक पे मैंने कोई फोर्स अलग से अपनी तरफ से नहीं लगाया है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है अपनी तरफ से, वेट ऑफ द बॉडी और रिएक्शन तो लग ही रहा है, वो तो नेचुरल है, वेट और रिएक्शन तो लग रहा है, लेकिन मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है। अगर कोई मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने को बोले तो मैं ये बना दूंगा और यहां पे लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। आप लोग हो सकता कैपिटल आर बोलते हो, एन से भी लिखा जाता है उसको। यही रहेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था। तो भैया यहां पे तो एक बात सीधी है कि W बराबर N हो जाएगा, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो ब्लॉक है विल नॉट मूव, ब्लॉक जो है वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया ही नहीं मैंने। अरे भाई एक सीधी बात सोचो, ये सपोज करिए कोई एक ब्लॉक है, इसको मैंने सरफेस पे रख दिया है, ऐसे ये रखा है, आप कल भी आओगे तो ऐसे ही रखा रहेगा ये, जब तक इसके ऊपर में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, है ना। लेकिन 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 जरा ध्यान से देखेंगे, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन अगर कहानी कुछ ऐसी हो तो जरा बताइएगा, मेरा जो सरफेस था अब वो हॉरिजॉन्टल ना होके इंक्लाइंड है, जो मेरा सरफेस था वो हॉरिजॉन्टल ना होके इंक्लाइंड है, और उसी ब्लॉक को, उसी सेम ब्लॉक को मैंने इस सरफेस पे रख दिया है, उसी ब्लॉक को मैंने इस सरफेस पे रख दिया है। अभी भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है मैंने, लेकिन तब भी ये ब्लॉक के मूव करने की संभावना बन गई कि नहीं बन गई। किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे ये ब्लॉक बिना किसी फोर्स के, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे। बताइए, जब तक ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ था और इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, ये ब्लॉक नहीं मूव करता, कुछ भी हो जाए नहीं मूव करेगा ये। लेकिन इसी ब्लॉक को अगर मैंने एक इंक्लाइंड सरफेस पे रख दिया है तो किसी एक पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू पर ये ब्लॉक बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के भी नीचे की डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगा। करके देखो घर पे, ये बात बहुत आराम से आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं। सही बात है। क्यों? मैंने तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया था, फिर ये मूव क्यों किया? तो जरा देखिएगा, मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। तो इस ब्लॉक का जो वेट है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग गया W। इस ब्लॉक ने अपना वेट इस सरफेस को दिया। न्यूटन के तीसरे नियम, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से, क्योंकि इस ब्लॉक ने अपना वेट इस सरफेस को दिया है, तो ये सरफेस इस ब्लॉक को एक रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो ब्लॉक ने एक एक्शन दिया इस सरफेस पर, वो एक्शन क्या था? इसका वेट। तो ये सरफेस इस ब्लॉक को देगा एक रिएक्शन। अब सवाल उठता है, रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, आई होप कि आप में से बहुत लोगों को ये बातें पता हैं, लेकिन ये बात बताने का कुछ कारण है मेरे पास। तो इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक का वेट लगा वर्टिकली डाउनवर्ड। रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होता है? रिएक्शन का डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा, जिस सरफेस पे बॉडी रखी हुई है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जिस सरफेस पे बॉडी रखी हुई है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो रिएक्शन आएगा ये, क्योंकि जिस सरफेस पे मेरी बॉडी रखी हुई थी उसके परपेंडिकुलर लगेगा रिएक्शन। ये लग गया रिएक्शन। अब वेट और रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन तो अलग अलग है।
ये वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो इस वेट को मैं रिजॉल्व कर लूंगा। आई रिजॉल्व दिस वेट। वेट को जब मैंने रिजॉल्व किया तो जरा देखेंगे क्या मिलेगा मुझे। रिएक्शन के डायरेक्शन में ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात बता रहा हूं आपको। ये थीटा था तो ये थीटा हो जाएगा। यहां पे कंपोनेंट आ जाएगा W cos थीटा का, और यहां पे कंपोनेंट आ जाएगा W sin थीटा का। अब बताओ ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड क्यों कर रहा था? मैंने तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया था ना, लेकिन तब भी ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा था। क्यों? Why this block was sliding downwards? क्यों स्लाइड कर रहा था? क्योंकि वेट का ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जनरेट हो चुका था, और ये जो कंपोनेंट है ये आपने और मैंने नहीं लगाया है, ये तो ब्लॉक का वेट ही तो है। उस वेट का साइन वाला कंपोनेंट है तो वेट ही ना। तो ये ब्लॉक अपने वेट के कारण ही स्लाइड कर रहा है ना, एक तरीके से बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के भी ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। मान रहे हो बात को? दैट मीन्स कोई ना कोई फोर्स तो था जो इसको नीचे ले जा रहा था। आपने और मैंने तो कोई फोर्स नहीं लगाया था, तो फिर ये नीचे क्यों गया? तो आप बोलोगे W sin थीटा के कारण, वेट का जो साइन कंपोनेंट है उसके कारण ये नीचे गया। क्लियर? तो दिस इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बोलिए भैया, क्लियर? अब ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो ओपन चैनल में फ्लो क्यों हो रहा था ये आप अब बहुत आराम से समझ जाएंगे। जरा देखिएगा, यहां तक तो क्लियर है सारी बातें, ये क्लियर हो गया सभी को। अब जरा देखिएगा, चलिए सपोज करिए ये मेरा एक ओपन चैनल है, ये इसका बेड है, दिस इज द बेड, ये चैनल का बेड है, ठीक है, और ये चैनल है, ये पानी है। आप साइड से देख रहे हो, साइड से देख रहे हो। आपने जब ऐसा देखा, ध्यान से देखिएगा, आपने जब इस चैनल को देखा तो आपका मन किया कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं मैं। तो आप बोलोगे कि ये जो पूरा पानी है, इस पानी का वेट लगा वर्टिकली डाउनवर्ड W। फिर इस पानी ने अपना वेट कहां पे दिया था? इस बेड पर। तो ये बेड इसको रिएक्शन देगा। रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जिस सरफेस पे बॉडी रखी हुई है उस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो वो तो ये आ जाएगा N। बोलो क्या ये फ्लो होगा? क्या ये फ्लो होगा? आप बोलोगे नहीं होगा सर ये फ्लो, दिस फ्लो विल नॉट ऑकर। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है जो इसको आगे खींच के ले जाए। लेकिन 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 अगर इस चैनल का बेड हल्का सा स्लोप पे होता और ये पानी होता उसमें, ये पानी होता, चैनल का बेड सपोज करिए थीटा एंगल पे है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है चैनल का बेड। अब क्या होगा जरा देखिएगा। अब मैंने बोलूंगा कि वेट तो अभी भी वैसे ही लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन रिएक्शन आ गया होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। ऐसा देखो ना आप, ये तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो यहां पे आ जाएगा W cos थीटा और यहां पे आ जाएगा W sin थीटा। तो कौन फ्लो करा रहा है इसको? आप या मैं? नहीं ना, ना आप करा रहे हैं ना मैं करा रहा हूं। फ्लूइड का खुद का वेट
इसको फ्लो करा रहा है। लेकिन शर्त एक होनी चाहिए कि जो चैनल का बेड है उसके पास एक स्लोप होनी चाहिए। अगर चैनल का बेड परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगा तो फ्लो नहीं होगा कभी भी, लेकिन अगर चैनल के बेड के पास एक स्लोप है तो फ्लो 101% होगा। क्यों? क्योंकि इस स्लोप के कारण मेरे फ्लूइड के वेट का साइन वाला कंपोनेंट मुझे फ्लो कराने में हेल्प करता है। आ गई बात समझ में कि ओपन चैनल में फ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी जो चैनल की बेड है, चैनल का जो बेड है उसके पास एक स्लोप होती है। आप याद करिए, जब मैं आपको चैनल की ज्योमेट्री पढ़ा रहा था तो 8वें नंबर के लिस्ट में जो लिस्ट बनवाई थी मैंने चैनल की ज्योमेट्री की, डेप्थ ऑफ फ्लो, टॉप विड्थ, बेड विड्थ, एरिया, पेरीमीटर, हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, और 8वें नंबर पे मैंने बताया था बेड स्लोप। बेड स्लोप जरूरी है। अगर बेड स्लोप 0 है तो फ्लो होगा ही नहीं। बेड स्लोप का वैल्यू मतलब स्लोप देना जरूरी है। अगर स्लोप नहीं होगी तो ओपन चैनल में फ्लो नहीं होगा, क्योंकि स्लोप के कारण वेट का एक कंपोनेंट जनरेट हो जाता है इस डायरेक्शन में, जो कि मुझे फ्लो कराने में हेल्प करता है। दिस इज द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो। बताइए, इस केस में तो कोई फ्लो नहीं होगा भैया। कौन से वाले में? इस वाले केस में तो कोई फ्लो नहीं होगा। देयर वॉज नो फ्लो। लेकिन हां, अगर मेरा चैनल का बेड किसी एक पर्टिकुलर स्लोप पे है हॉरिजॉन्टल से तो 101% फ्लो होगा। अब आप सोचोगे सर नदी में, चलो आर्टिफिशियल चैनल में तो मैंने ये बेड स्लोप दे दूंगा मैं मेरी तरफ से, क्योंकि आर्टिफिशियल चैनल है, मैं बना रहा हूं तो मैं बेड स्लोप दे दूंगा। नदी में कौन देता है ये स्लोप? नदी तो नहीं बनाई थी मैंने, ना ही आपने बनाई है नदी को, तो नदी में ये स्लोप कहां से आती है? तो मेरे भाई, नदी उसी रास्ते से बहती है जिस रास्ते में उसको स्लोप मिलती है। नदी का जो पाथ है भाई, गंगा हिमालय से निकल के हरिद्वार, हरिद्वार से बनारस, बनारस से इलाहाबाद, इलाहाबाद से पटना, पटना से बंगाल पहुंची। आपने मैंने थोड़ी पहुंचाया गंगा नदी को इस रास्ते से। उसको जिस रास्ते पे टोपोग्राफी उसकी स्लोप मिलती गई वो उस रास्ते को फॉलो करते हुए बहती गई। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन जो मैनमेड चैनल्स हैं, जो मैनमेड ओपन चैनल्स हैं, उसमें तो स्लोप आप और मैं प्रोवाइड करोगे ना। आप और मैं ही तो उसके अंदर में स्लोप प्रोवाइड करेंगे। तो स्लोप बहुत जरूरी है प्रोवाइड करना। अगर स्लोप नहीं होगी तो फ्लो नहीं होगा, ये मान के रख लीजिए। क्योंकि स्लोप के कारण मेरे वेट का मतलब फ्लूइड के वेट, फ्लूइड मतलब पानी, ओपन चैनल में फ्लूइड का मतलब पानी है, पानी के वेट का एक कंपोनेंट, कौन सा वाला कंपोनेंट? W sin थीटा, इसको फ्लो कराने में हेल्प करता है। यह सवाल पूछा जा सकता है कि ओपन चैनल में फ्लो कौन करा रहा है, तो आप बोलना वेट का साइन वाला कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लो कराने के लिए। क्लियर ये बात? तो यहां से फाइनली एक बात हो गई कि द फ्लो इन ओपन चैनल, फ्लो इन ओपन चैनल is due to W sin थीटा। थीटा क्या है? स्लोप ऑफ चैनल बेड विथ हॉरिजॉन्टल एंड W इज द वेट ऑफ द फ्लूइड। इसको दूसरी भाषा में भी लिखा जा सकता है। फ्लो इन ओपन चैनल्स, फ्लो इन ओपन चैनल इज ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी बोले तो सेल्फ वेट ना। हाँ, वेट का साइन कंपोनेंट यूज हो रहा है, मान रहा हूं, लेकिन है तो वेट ही ना। चाहे साइन कंपोनेंट हो चाहे कॉस कंपोनेंट हो, वेट का है तो वेट ही ना, और वेट का मतलब ग्रेविटी। तो कई बार ऐसा भी लिखा मिलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा।
तो फ्लो इन ओपन चैनल इज ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर आप बोल सकते हैं और ज्यादा अंदर डीपली जाके आपको बोलना है तो ग्रेविटी मतलब सेल्फ वेट, और सेल्फ वेट का साइन वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा फ्लो के लिए। क्लियर हो गई बात? क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन कि व्हाई द फ्लो ऑकर्स इन ओपन चैनल? अब चाहे वो यूनिफॉर्म फ्लो रहा हो, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो रहा हो, कैसा भी फ्लो हो, हर फ्लो के पीछे जिम्मेदार कौन? फ्लूइड का वेट। क्लियर? चल, अब क्योंकि मुझे बेड स्लोप का कंसेप्ट समझ में आ गया कि बेड स्लोप क्यों दी जाती है। हां, एक सवाल आपसे इंटरव्यू वगैरह में यह भी पूछा जा सकता है कि चैनल, ओपन चैनल में बेड स्लोप क्यों दी जाती है? तो आप बोलना कि सर बेड स्लोप इसलिए देते हैं क्योंकि अगर बेड स्लोप नहीं होगी तो चैनल का बेड हॉरिजॉन्टल होगा, और हॉरिजॉन्टल के कारण वेट का कोई भी कंपोनेंट फ्लो कराने में हेल्पफुल नहीं रहेगा। जब मैं बेड पे स्लोप दे दूंगा तो जो वेट लग रहा था वर्टिकली डाउनवर्ड, उसका साइन वाला कंपोनेंट मुझे फ्लो करवा देगा। इतना बोलना पड़ेगा आपको। तो दिस इज द रीजन व्हाई बेड स्लोप इज प्रोवाइडेड इन द चैनल। चैनल में बेड स्लोप इसीलिए प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? अब एक चीज, क्योंकि अब बेड स्लोप भी मुझे समझ में आ गया कि बेड स्लोप क्यों दी जा रही है, और मुझे कहीं ना कहीं चैनल की ज्योमेट्री भी समझ में आ चुकी है। तो यहां से जो मेरा ओपन चैनल है, जो मेरा ओपन चैनल है, जरा ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा कंसेप्ट, सीधे सीधे एक नंबर का सवाल होता है कि इफ द क्रॉस सेक्शनल शेप, ध्यान से देखिएगा, इफ द क्रॉस सेक्शनल शेप ऑफ द चैनल एंड द बेड स्लोप इज कांस्टेंट। ध्यान से सुनेंगे क्या बोला मैंने? क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बोला है, क्रॉस सेक्शनल शेप बोला है। क्या मतलब है बताऊंगा अभी। इफ द क्रॉस सेक्शनल शेप ऑफ द चैनल एंड द बेड स्लोप ऑफ द चैनल इज कांस्टेंट, देन द ओपन चैनल, ओसी मतलब ओपन चैनल, इज कॉल्ड प्रिज्मेटिक ओपन चैनल। प्रिज्मेटिक ओपन चैनल। Then the open channel is known as prismatic open channel। अब जरा ध्यान से सुनिएगा इसका मतलब क्या है। सपोज करिए ये मेरा एक ओपन चैनल है, मैं साइड से देख रहा हूं मेरे चैनल को, आई एम लुकिंग द चैनल फ्रॉम द साइड। तो कुछ ऐसा होगा, ये चैनल का बेड है और ये इसका फ्री सरफेस है, सपोज करिए। ऐसे ही ना होगा चैनल, साइड से देख रहा हूं मैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा इस सेंटेंस का मतलब क्या है। द क्रॉस सेक्शनल शेप ऑफ द चैनल एंड द बेड स्लोप, मतलब सपोज करिए मैंने यहां पे 2 3 4 सेक्शंस काट लिए चैनल के, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ये 3 सेक्शन ले लिए मैंने। तीनों सेक्शन पे यहां पर अगर मेरा चैनल रेक्टेंगुलर है तो वो यहां पर भी रेक्टेंगुलर होगा, यहां पर भी रेक्टेंगुलर होगा। एरिया की वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन क्रॉस सेक्शन का शेप चेंज नहीं होगा। अगर वो यहां पर रेक्टेंगल था तो यहां भी रेक्टेंगल होगा और यहां भी रेक्टेंगल होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहां पे रेक्टेंगल, यहां पे ट्रायंगुलर, यहां पे सर्कुलर हो जाएगा। द शेप ऑफ द चैनल इज कांस्टेंट। अगर वो रेक्टेंगुलर है तो ओवर द इंटायर लेंथ वो रेक्टेंगुलर बना रहेगा। पहली बात, जितनी स्लोप यहां पर थी, S0 से लिखूंगा बेड स्लोप को, उतनी ही स्लोप यहां पर होगी और उतनी ही स्लोप यहां पर होगी। जितनी स्लोप सेक्शन 1 पे है उतनी ही स्लोप सेक्शन 2 पे होगी, उतनी ही स्लोप सेक्शन 3 पे होगी। जो शेप सेक्शन 1 पे था वही शेप सेक्शन 2 पे रहेगा, वही शेप सेक्शन 3 पे रहेगा। शेप की बात कर रहा हूं, एरिया की वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं। एरिया की वैल्यू तो चेंज हो सकती है, यहां पे हो सकता है वो 10 मीटर स्क्वायर हो वेटेड एरिया, यहां पे 8 मीटर स्क्वायर हो जाए, यहां पे 12 मीटर स्क्वायर हो जाए। इट कैन बी पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, लेकिन जो शेप था चैनल का वो चेंज नहीं होगा। आपने और मैंने तो बनाया ये चैनल,
तो ऐसा अतरंगी चैनल तो नहीं बनाऊंगा ना मैं कि थोड़ी दूर तक रेक्टेंगल दिखे, फिर आगे जाके सर्कुलर सेक्शन हो जाए, फिर आगे जाके ट्रायंगुलर हो जाए। ऐसा तो नहीं बनाऊंगा ना मैं कैसा बनाऊंगा कि भैया जहां से मेरा चैनल शुरू हुआ था से लेकर जहां तक मेरा चैनल खत्म हो रहा है, किसी भी सेक्शन पे मैं देखूंगा तो उसका शेप तो फिक्स रहेगा, प्लस उसकी बेड स्लोप भी फिक्स रहेगी। तो याद रखिएगा, जो भी ओपन चैनल मैं पढ़ रहा हूं उसके अंदर में कैसा भी फ्लो हो रहा होगा, वेदर इट इज यूनिफॉर्म और इट इज नॉन यूनिफॉर्म, वो चैनल चाहे रेक्टेंगुलर रहा हो, चाहे ट्रेपेजॉइडल रहा हो, चाहे सर्कुलर रहा हो, चाहे ट्रायंगुलर रहा हो, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ प्रिज्मेटिक चैनल। हमेशा हमारे पूरे ओपन चैनल में हम हमारे चैनल को प्रिज्मेटिक ही मानेंगे। वी विल कंसीडर द चैनल एज प्रिज्मेटिक। मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने रेक्टेंगुलर चैनल डिजाइन किया 100 किलोमीटर का, एग्जांपल ले रहा हूं, 100 किलोमीटर का एक रेक्टेंगुलर चैनल, 100 किलोमीटर की लेंथ का एक रेक्टेंगुलर चैनल डिजाइन किया, तो किसी भी सेक्शन पे चैनल की शुरुआत पे 10 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर, कहीं पर भी मैं उसका क्रॉस सेक्शन देखूंगा तो वो रेक्टेंगल ही दिखना चाहिए। जितनी स्लोप चैनल के शुरुआत में थी उतनी ही स्लोप चैनल के एंड पे भी रहेगी। स्लोप चेंज नहीं होगी। स्लोप चेंज नहीं होगी का मतलब समझिएगा, चैनल मेरा ऐसा नहीं रहेगा भैया कि कुछ देर तक ऐसी स्लोप, फिर और ज्यादा, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी ज्यादा, ऐसी स्लोप नहीं रहेगी। ऐसी स्लोप नहीं रहेगी। स्लोप कैसी रहेगी? ऐसी। ऐसी नहीं रहेगी। ये तो बदल रही है ना स्लोप बार बार, तो ऐसी नहीं रहेगी, ऐसी रहेगी। अब क्लियर हो गया? तो पूरे ओपन चैनल में वी विल ऑलवेज कंसीडर द चैनल टू बी प्रिज्मेटिक। यहां पे मैं लिख देता हूं, इन आवर स्टडी all the open channels are considered prismatic। ये एक assumption रहेगा मेरे लिए। क्लियर हो गई बात? और ये बात समझ में आ गई कि फ्लो क्यों हो रहा है। अब वो चाहे कैसा भी फ्लो रहा हो, चाहे वो यूनिफॉर्म रहा हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म रहा हो, उस फ्लो के पीछे सिर्फ एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था, वो था ग्रेविटी, बोले तो वेट। और वेट का कौन सा कंपोनेंट? साइन वाला कंपोनेंट। और जिस चैनल की बात मैं कर रहा हूं उस चैनल में चाहे यूनिफॉर्म फ्लो हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो, आपका चैनल हमेशा प्रिज्मेटिक माना जाएगा। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हुई कि भाई जिस हम ओपन चैनल को समझ लिए। देखिए हम एकदम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने ओपन चैनल का मतलब समझा, ओपन चैनल की ज्योमेट्री देखी, फिर उस ओपन चैनल में कितने प्रकार के फ्लो हो सकते हैं वो भी देख लिया। फिर हमने वहां पर एक चीज फिल्टर आउट कर ली कि ओपन चैनल में होने वाला फ्लो हमेशा के लिए स्टेडी और टर्बुलेंट तो हो गया है, उसके साथ इट कैन बी यूनिफॉर्म और इट कैन बी नॉन यूनिफॉर्म। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर हमारे दिमाग में सवाल आया कि यार चलो कोई सा भी फ्लो हो रहा है, माना मैंने, लेकिन वो फ्लो हो क्यों रहा है? ऐसा कौन सा फैक्टर था जिसने ये फ्लो करवाया? तो मैंने बता दिया, दैट इज द वेट। और ये वेट क्यों रिस्पॉन्सिबल बना फ्लो कराने के लिए? क्योंकि मैंने चैनल के बेड पे एक स्लोप दे दी है, इस कारण से वेट का एक कंपोनेंट उस फ्लो को करवा रहा है, उस फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये सारी बातें मुझे क्लियर हो चुकी हैं। अब हम हमारी स्टडी को डिवाइड कर चुके हैं यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल्स एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल्स में। तो अगले लेक्चर में जब मैं आपसे मिलूंगा तो शुरुआत करेंगे हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल्स की। हमको सब कुछ समझ में आ चुका है। अब जिस चैनल को मैं पढ़ रहा हूंगा उस चैनल की ज्योमेट्री मुझे पता है, मुझे यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब पता है, और वो फ्लो क्यों हो रहा है ये भी पता है। तो फिर मैं अब एनालाइज करूंगा डिटेल में कि व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल्स। ये बात करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।